Today, the topic which we are going to discuss is the nervous and hormonal control of the smooth muscle contraction. In the previous class, you have already discussed the contraction excitation coupling of the smooth muscle. Now we will discuss that what are the nervous and hormonal factors that control the smooth muscle contraction. Okay, for this, I want you to remember the different types of the smooth muscle. Regarding the types of the smooth muscle, they are of mainly two types. One is the single unit type, also known as the visceral smooth muscle, and the other one is the multi-unit types. Okay. First of all, we will discuss briefly about the single unit type or visceral smooth muscles. These fibers are usually arranged in bundles or sheets. Okay, and the cell membranes are adherent to one another at multiple points. And because of this adherence, when a force is generated in one muscle fiber, it can be transmitted to the next one. Okay, and because of the fusion of these cells in the single unit type of the smooth muscle, they act as a sensation. Okay, and they are mainly controlled by hormonally or locally. And the cell membrane of these cells are joined together by gap junctions that allow the ions to flow. That is, it गैप जंक्शन का जो मेन काम होता है वो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होता है, सही है। तो इस गैप जंक्शन की वजह से जो है ना ये स्मूथ मसल आपस में जो है ना इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन करती हैं, सही है। इट इज आल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स बिकॉज इट इज फाउंड इन मोस्ट वॉल ऑफ द मोस्ट विसरास। ओके, और एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूनिट जो टाइप होती है उसकी एग्जांपल जो है ना आपके पास वॉल ऑफ द ब्लड वेसल है, सही है। इसके बाद आते हैं मल्टी यूनिट टाइप। तो मल्टी यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल जो होती है उसमें सेपरेट फाइबर्स होती हैं, सही है। और ईच फाइबर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और इसकी इनर्वेशन भी एक सिंगल नर्व एंडिंग से होती है, जैसे कि स्केलेटल मसल में होता है, सही है। और इसी वजह से ये जो है ना इट डजंट ओबे और डोंट ओबे ऑल और नन लॉ। The fibers in the multi-unit type are too small to generate the action potential, and therefore there is no spontaneous action potential in the multi-unit type of the smooth muscles. Okay, and the example of the multi-unit smooth muscle is the ciliary muscle and the piloerector muscle जो hair follicles के साथ होते हैं, सही है। जैसे मैंने कहा कि दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक होता है सिंगल यूनिट टाइप और मल्टी यूनिट टाइप। तो आप इस डायग्राम में देखें कि जो विसरल और सिंगल यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं ये बंडल और शीट से बनी होती है, सही है। और इसको एक नर्व एंडिंग सप्लाई करती है और फिर क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं वाया गैप जंक्शन, जब एक स्टिमुलेट होता है तो सारा मसल जो है ना वो उसके साथ स्टिमुलेट हो जाता है और एक्साइट हो जाता है। और अगर आप इस तरफ देखें जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टाइप्स होते हैं इसमें डिफरेंट फाइबर्स होती हैं, सही है। और हर एक फाइबर को एक अपनी नर्व एंडिंग जो है ना वो सप्लाई करती है, सही है। अच्छा, फरमानुल्लाह क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं, सही है। जैसे कि आपको पता हो कि जो स्केलेटल मसल होते हैं वो उसको इसकी स्टिमुलेशन जो होती है वो एक्सक्लूसिवली नर्वस कंट्रोल की थ्रू होती है। उसको नर्वस सिग्नल्स आते हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने पढ़ा होगा और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन उसके बरअक्स जब हम स्मूथ मसल्स को देखते हैं ना तो स्मूथ मसल्स कैन बी स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय नर्वस सिग्नल्स, हार्मोनल स्टिमुलेशन, stretch and several other ways. Okay, and the reason for this stimulation by various factors is that the membrane of the smooth muscle cell contain many type of receptors and these receptors initiate the contractile process.
these receptor must be excitatory receptor. If the receptors are inhibitory, then it cause inhibition or they cause to inhibit the smooth muscle contraction. सही है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो अभी शुरू हो गया है. सही है, तो अभी जो भी मसला हो आप पूछ लिया करें. सही है. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन द स्मूथ मसल सेल्स कैसे होती हैं. सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन द स्मूथ मसल जिसमें न्यूरॉन्स होती हैं वो पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है रादर देन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स में होती हैं. सही है, और जो न्यूरॉन्स होती है वो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बनाती है विद अ सिंगल स्मूथ मसल. इसके बाद जो मैं डायग्राम दिखाऊंगा वो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है. सही है, at each contact point the axon diameter expands to form a varicosity and that varicosity contains the vesicles, and inside the vesicles there are neurotransmitters or transmitter substances, namely acetylcholine और नॉरएपिनेफ्रिन. सही है, तो ये बात आप याद रखें कि जो वेसिकल्स होती है उसमें या तो एसिटाइलकोलिन होगा या नॉरएपिनेफ्रिन होगा. और ये वेरिकोसिटीज जो होती हैं ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ताकि जब भी इससे जो ये ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो रिलीज हो तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक इजीली पहुंच जाए. क्वेश्चन कौन कर रहा है? सोना. ओके. अच्छा, तो जो रिसेप्टर्स होती हैं इस ट्रांसमीटर सब्सटेंस के लिए जो रिसेप्टर्स होती हैं वो वाइड स्प्रेड होती हैं अक्रॉस दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सही है. अच्छा, अभी आप ये देखें जो मैंने वेरिकोसिटीज के बारे में कहा, ये एक एक्सॉन ऑफ द ऑटोनॉमिक न्यूरॉन है. इसमें ये डायलेटेड एरियाज होती हैं और इस डायलेटेड एरियाज को वेरिकोसिटीज कहते हैं. और इस वेरिकोसिटी में वेसिकल्स होते हैं और इनसाइड दोज वेसिकल्स आर द न्यूरोट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस आइदर एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन. और जब ये यहाँ से रिलीज होती हैं तो आप ये देख लें कि इस सेल्स की सरफेस पे डिफ्यूजली ये रिसेप्टर्स अरेंज होती हैं और ये ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस इसके साथ अटैच होती हैं. अगर ये रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी होगी तो जब ट्रांसमीटर सब्सटेंस इसके साथ अटैच होगी या बाइंड होगी तो ये क्या करेगी? एक्साइटेशन ऑफ द मसल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल करेगी. लेकिन अगर ये इनहिबिटरी होगी तो जो ट्रांसमीटर सब्सटेंस है जब वो इसके साथ अटैच होगा, सही है, तो उसके बाद क्या होगा? इनहिबिशन और जो है ना इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन होगा. सही है. अभी आप ये देखें कि ये जो है ना ये विसरल और सिंगल यूनिट टाइप है, तो इसमें ये आपके पास गैप जंक्शंस है और इस गैप जंक्शंस के थ्रू जो है ना ये सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सही है. जबकि मैंने कहा कि मल्टी यूनिट जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें फाइबर्स अलग अलग होते हैं. सही है, और हर एक फाइबर को अपनी अपनी जो है ना वो नर्व एंडिंग सप्लाई करती है, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको वाज़ेह है. सही है. तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन स्मूथ मसल में जो जंक्शन होती है वो नॉट टिपिकल इन प्लेट टाइप होती है. जो स्केलेटल, ये फीट नहीं है, ठीक है, ये प्लेट है. सही है. तो यहाँ पे नो टिपिकल एंड प्लेट्स होती हैं जो स्केलेटल मसल में होती है, बल्कि एक्सॉन्स जो है ना, जैसे हमने पहले कहा कि उसमें मल्टीपल वेरिकोसिटीज होती है और उस वेरिकोसिटीज में अंदर क्या होती हैं? वेसिकल्स. और उस वेसिकल्स के अंदर फिर क्या होती हैं? उसके अंदर आपके पास ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो है ना वो होती हैं. सही है. नहीं, वेरिकोसिटीज जो होती हैं ये रिसेप्टर्स नहीं होती. वेरिकोसिटीज इस डायलेशन होती है. आप इस प्रीवियसली जो डायग्राम है ना इसमें देख ले, क्यों नहीं जा रहा वापस? ये देख लें, ये एक्सॉन्स जो है ना उसमें एक डायलेटेड एरिया होती है. उस डायलेटेड एरिया को वेरिकोसिटी कहते हैं और उस वेरिकोसिटी के अंदर वेसिकल्स होते हैं और उस वेसिकल के अंदर फिर आपके पास ट्रांसमीटर सब्सटेंस होती है. अब समझ आ गई? सही है. इस ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जब ये रिलीज होती है ना, ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जब ओके यस. अच्छा,
तो जब ये ट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज होती है वो रिसेप्टर्स पे अटैच होंगी। अगर वो रिसेप्टर्स आपके पास एक्साइटेटरी हो तो वो एक्साइटेशन ऑफ द मसल करेंगी और कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। अगर वो इनहिबिटरी होगी तो वो इनहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन करेगी और क्या करेगी, उस मसल को रिलैक्स करेंगी। सही है। अब ये वेरिकोसिटीज जो होती हैं ये 5 माइक्रोमीटर अपार्ट होती है, एक दूसरे से 5 माइक्रोमीटर अपार्ट होती हैं और पर न्यूरॉन अबाउट 20,000 वेरिकोसिटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सही है। और ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस इस वेरिकोसिटी से रिलीज होती है, जैसे मैंने पहले कहा, एट मेनी लोकेशन अलोंग दी एक्सॉन्स, जैसे कि अभी हमने एक डायग्राम में भी आपको दिखाया। सही है। अभी इस अरेंजमेंट की वजह से, अभी आप ये देखें, ये प्रीवियस स्लाइड को दोबारा देख लें कि इस अरेंजमेंट की वजह से एक न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन मल्टीपल इफेक्टर सेल्स को जो है ना वो एक्टिवेट करता है। सही है, इनर्वेट करता है। ये बात समझ आ गई ना। तो ऐसी टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट जिसमें एक न्यूरॉन साइनेप्स बनाता है दूसरे न्यूरॉन के साथ या दूसरे एक स्मूथ मसल सेल के साथ और उसके बाद चला जाता है दूसरे सेल की तरफ, इसको कहते हैं साइनेप्स इन पेशेंट। सही है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें कि एक ही न्यूरॉन है, इसने इस सेल के साथ एक कांटेक्ट बनाया और आगे जाके इसी तरह का कांटेक्ट दूसरी सेल्स के साथ भी बना रहा है, तो इसको कहते हैं साइनेप्स इन पेशेंट। सही है। हाँ बिल्कुल, कुर्रतुल ऐन अजमल कह रही है कि न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों काम करते हैं। अभी जब हम आगे स्लाइड्स में जाएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल्स के साथ कि फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटाइलकोलिन को ले लेना तो एसिटाइलकोलिन कैन बी एक्साइटेटरी और कैन बी इनहिबिटरी। इट डिपेंड्स ऑन विद व्हिच रिसेप्टर इट बाइंड्स। अगर वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा, और अगर वो इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, इनहिबिशन। इन सिंपल वर्ड्स, न्यूरोट्रांसमीटर, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ओके, अभी समझ आ जाएगी। कुर्रतुल ऐन अजमल जो है ना, अभी आपको आगे स्लाइड्स जब हम जाएंगे ना तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप पूछ लें, ठीक है। अच्छा, तो जो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होती हैं जो रिलीज होती है एट इन द स्मूथ मसल न्यूरो मस्कुलर जंक्शन आर दी, जैसे हमने पहले कहा, वो क्या है, एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये बात आप याद रखें कि when a fiber secrete acetylcholine, it would never secrete norepinephrine. And in other words, if a nerve fiber secrete norepinephrine, it would never secrete the acetylcholine. And acetylcholine, जैसे हमने पहले कहा कि it can be excitatory in some smooth muscle fibers while it is inhibitory in other. Same is the case for norepinephrine. अगर एसिटाइलकोलिन का एग्जांपल हम ले लें कि ये कहीं पे आपके पास एक्साइटेटरी है और कहीं पे इनहिबिटरी है, तो डिफरेंट स्मूथ मसल में ये डिफरेंट एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जीआई ट्रैक्ट ले लेना तो उसमें जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे एसिटाइलकोलिन क्या करता है, एक्साइटेटरी है वाया मस्करीनिक रिसेप्टर्स। सही है, वाया मस्करीनिक रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन इज एक्साइटेटरी इन द स्मूथ मसल ऑफ द GI tract, in the wall of the GI tract। और ये इनहिबिटरी होगा कहां पे, ये इनहिबिटरी एक्शन करता है in the sphincters of the GI tract, okay, and bladder, okay, वहां पे ये इनहिबिटरी करता है। तो ये देख ले कि दो किस्म के स्मूथ मसल है, एक क्या कहां है, एक कहां है, एक है आपके पास GIT में, तो वहां पे ये एक्साइटेटरी है, अगर वहां पे ये एक्शन करेगा रिसेप्टर्स पे तो वहां पे एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होंगी इसके लिए। सही है, और वो ये क्या करता है उसके बाद उसके थ्रू जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। और इनहिबिटरी कहां पे होंगे, इनहिबिटरी ये स्फिंक्टर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड द ब्लैडर जो है ना, जिसकी जहां पे स्फिंक्टर है उस पे ये इनहिबिटरी होता है, और वहां पे ये उसकी वजह से फिर जो स्फिंक्टर्स होती हैं वो गेट रिलैक्स होती हैं। सही है। एंड व्हेन, एक दूसरी बात ये याद रखें, सिमिलरली अगर आप नॉरएपिनेफ्रिन का एग्जांपल ले ले, ये कहीं पे आपके पास एक्साइटेटरी होगा
और कहीं पे इनहिबिटरी होगा. फॉर एग्जांपल इन द जीआई ट्रैक्ट नॉरएपिनेफ्रिन इज इनहिबिटरी while in the vascular smooth muscle it is excitatory. ओके अच्छा, तो ये बात याद रखें कि अगर एक जगह पे एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी होगा तो वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वो क्या होगा, इनहिबिटरी होगा. या इन अदर वर्ड्स एक जगह पे आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी है तो वहां पे एसिटाइलकोलिन जो होता है वो इनहिबिटरी होगा. इसकी एग्जांपल हम ले लें कि अभी हमने कहा कि जो एसिटाइलकोलिन है वाया मस्करिनिक रिसेप्टर इन द स्फिंक्टर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इन द ब्लैडर, इट इनहिबिट्स एंड रिलैक्स द स्फिंक्टर्स. ओके, इन जैसे हमने कहा कि ये वहां पे इनहिबिशन कर रहा है तो नॉरएपिनेफ्रिन वहां पे क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा. वो किसके थ्रू, अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू जो है ना वो स्फिंक्टर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड द ब्लैडर जो है ना उसकी एक्साइटेशन करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये समझ आ गई? अगर समझ ना आई हो तो पूछ ले, ठीक है. एंड जैसे हमने पहले कहा कि दिस एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन डिपेंड्स अपॉन वेदर द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स. अगर ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा. एंड अगर ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो ये इनहिबिशन करेगा. सही है, इट इज क्लियर. ओके, अभी हम आगे चलेंगे. सही है. अभी हम कहेंगे कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है या एक्शन पोटेंशियल ये स्मूथ मसल में कैसे जनरेट होता है. सही है. At normal resting state, the intracellular potential or resting membrane potential in the smooth muscle is approximately from -50 to -60 millivolts. सही है. तो एक बात आप ये याद रखें, फर्स्टली वी विल डिस्कस एक्शन पोटेंशियल इन द यूनिटरी स्मूथ मसल. और जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना वो सिर्फ यूनिटरी स्मूथ मसल में ही जनरेट होगा. जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होते हैं उसमें सिंपल डीपोलराइजेशन होती है और वो डीपोलराइजेशन जो होती है वो फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगी. ये मेरे ख्याल में आपने एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में पढ़ा होगा. लेकिन अभी हम पहले जो है ना एक्शन पोटेंशियल यूनिटरी स्मूथ मसल में कैसे जनरेट होगा वो कहेंगे. सही है. इट अकर इन द सेम वे दैट अकर इन द स्केलेटल मसल. सही है. और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये नॉट नॉर्मली अकर इन द मल्टी टाइप ऑफ द स्मूथ मल्टी यूनिट टाइप्स ऑफ द स्मूथ मसल. अच्छा, जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये यूनिटरी या विसरल स्मूथ मसल में टू फॉर्म्स में आपके साथ जनरेट हो सकता है. या तो स्पाइक पोटेंशियल होगा या एक्शन पोटेंशियल विद प्लेट्यूज होगा. सही है. तो जो स्पाइक पोटेंशियल होता है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल होती है फ्रॉम 10 to 50 मिलीसेकंड्स और ये सिर्फ यूनिटरी स्मूथ मसल में होगा. ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये इलिसाइट होता है डिफरेंट वेज में. सही है. आइदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू या वाया एक्शन ऑफ द हार्मोन्स और वाया एक्शन ऑफ द ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस फ्रॉम द नर्व फाइबर्स. ये तीनों जो है ना आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे. लेकिन हम जो थोड़ा सा बाय ये एक्शन पोटेंशियल बाय स्ट्रेच एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन इसकी कैसी होती है अपकमिंग स्लाइड्स में इस पे थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे. सही है. तो सिंपली स्पाइक पोटेंशियल जो होता है उसकी एक्शन पोटेंशियल जो होती है वो 10 to 50 मिलीसेकंड्स होती है. ये यूनिटरी स्मूथ मसल में होगा. और एक्शन पोटेंशियल जो स्पाइक जो इस यूनिटरी स्मूथ मसल में एलिसाइट होगा वो डिफरेंट वेज के थ्रू होगा. या तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या तो हार्मोन्स के थ्रू और या ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस के थ्रू जो है ना ये होगा. और या तो स्ट्रेच या स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ना ये होगी. ये हम अब जब आगे पढ़ेंगे ना तो ये बाय स्ट्रेच एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन किस तरह एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है वो आप समझ जाएंगे. सही है. अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके पास आता है एक्शन पोटेंशियल विद प्लेट्यूज. जो एक्शन पोटेंशियल विद प्लेट्यूज होता है ये सिमिलर टू द एक्शन पोटेंशियल लाइक द इट इज सिमिलर टू द टिपिकल स्पाइक पोटेंशियल, बट द मेन डिफरेंस from the spike potential in the action potential with plateaus is that the repolarization is delayed for several hundred to as much as 1000 millisecond or 1 second. सही है. और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि
जो कॉन्ट्रैक्शन हो वो प्रोलॉन्ग हो, क्योंकि जब रिपोलराइजेशन होती है तो मसल गेट रिलैक्स। तो इस रिपोलराइजेशन को स्लो करने के लिए ये एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज होता है, ताकि जिस मसल में ये हो वहां पे प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो। और ये सम टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स में होता है, जैसे कि यूरेटर है, सही है, यूट्रस है इन अंडर सम कंडीशन लाइक लेबर। लेबर के में आपके पास क्या होता है, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आपको चाहिए होती है ना, टू एक्सपेल द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, सही है। तो उस वजह से वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो विद प्लेटूज होगा। और इसके अलावा जो है ना एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज सर्टेन स्मूथ मसल, वास्कुलर स्मूथ मसल में भी होता है। और जब जब कार्डियक मसल प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है वहां पे भी एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज होगा। अभी आपने मेरे ख्याल में कार्डियोलॉजी नहीं पढ़ी, जब भी आप वहां पे आप कार्डियोलॉजी में एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक मसल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको भी एक प्लेटू जो है ना वो नजर आएगा, सही है। अभी एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्लो वेव्स, सही है। इसके बाद आप जो है ना आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज स्लो वेव्स। तो स्लो वेव पोटेंशियल इन यूनिटरी स्मूथ मसल कैन लीड, जैसे हमने कहा कि जो स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो कैसे जनरेट होगा, तो वो स्लो वेव्स के थ्रू होता है, सही है। वो किस तरह होगा, तो सब स्मूथ मसल जो होती हैं वो सेल्फ एक्साइटेटरी होती है, और इस सेल्फ एक्साइटेशन को पेसमेकर एक्टिविटी भी कहते हैं, सही है। अभी आप आगे समझ जाएंगे इसको, पेसमेकर कीवर्ड को, सही है। जो एक्शन पोटेंशियल होती हैं वो एराइज होती है, इसमें जो है ना इसका मतलब ये है कि सम स्मूथ मसल्स आर सेल्फ एक्साइटेटरी। इसका मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल अराइज विद इन दीज स्मूथ मसल सेल्स विदाउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई। वो एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई क्या होगी, या तो हार्मोन्स होगी या न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होगी, सही है, लेकिन उसकी जरूरत इसमें नहीं होती, सही है। एंड दिस एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद बेसिक स्लो वेव रिदम इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक बात ये याद रखें कि सिर्फ जो स्लो वेव्स होती हैं ये इटसेल्फ इज नॉट एन एक्शन पोटेंशियल, सही है। इट इज इंपॉर्टेंट, द स्लो वेव इटसेल्फ इज नॉट एन एक्शन पोटेंशियल, इट इज द लोकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर दैट मेक द मसल मास, सही है। और ये स्लो वेव्स होती किस वजह से हैं, इट इज ड्यू टू द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द पंपिंग पॉजिटिव आयन आउट ऑफ द सेल, सही है। और प्रिजिमेबली सोडियम आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये जब सेल से बाहर आएंगी तो नेगेटिविटी सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी और सेल जो है ना वो क्या होगा, हाइपर पोलराइज होगा, सही है। और डीपोलराइजेशन नहीं होगी, तो इस वजह से जब इसकी परमिएबिलिटी, इस पॉजिटिव आयंस की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा पॉजिटिव आयंस जो है ना बाहर जाएंगे तो क्या होगा, इनहिबिशन होगा। और अगर पॉजिटिव आयन अंदर रहेंगे तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। तो इस वैक्सिंग एंड वेनिंग जो है ना, एक्चुअली दिस इज नॉट टिपिकल एक्साइटेशन और इनहिबिशन, सही है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ दिस पॉजिटिव आयंस की वजह से जो है ना, कि जब इसके लिए ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे तो वेनिंग होगी, और जब पॉजिटिव आयन अंदर रहेंगे तो वैक्सिंग होगी। और उस वजह से जो है ना स्लो वेव जो है ना वो जो है ना रिदमिकली जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। अभी अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो फिर पूछ लिया करें, सही है। जैसे मैंने कहा, द कंडक्टेंसेस ऑफ द आयन चैनल्स इंक्रीज और डिक्रीजेस rhythmically, and that account for the waxing and waning of the slow waves. Okay, नहीं, waxing and waning of the positive ion going outward, sorry, सही है। the slow waves is that when they are, अच्छा, अगर ये slow waves जो है ना, मैंने कहा कि slow waves बसाते खुद जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करती, लेकिन अगर ये strong enough हो they can initiate the एक्शन पोटेंशियल, ओके। ये देखिए कि स्लो वेव्स इटसेल्फ इज नॉट एन एक्शन पोटेंशियल बट कैन इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल व्हेन दे आर स्ट्रांग इनफ, सही है। और जो मैंने कहा कि स्लो वेव्स इटसेल्फ इज नॉट एन एक्शन पोटेंशियल, तो इसी तरह स्लो वेव देयरसेल्व्स कैन नॉट कॉज द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, सही है। जब भी आपके पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती है
सही है, जैसे कि हमने कहा कि -62 -35 मिलीवोल्ट, दैट इज फ्रॉम मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो जैसे हमने कहा कि ये यूनिटरी स्मूथ मसल है, तो ये स्प्रेड ओवर द मसल मास एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन अकर। सही है, एंड एज I have mentioned earlier that this process occur rhythmically. सही है, तो इस वजह से स्लो वेव्स को पेसमेकर वेव्स जो है ना वो भी कहते हैं। सही है, समझ आ गई? कोई मसला है तो पूछ ले। सही है, अभी जो दूसरा मैकेनिज्म हमने कहा कि उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, वो क्या है? जो एक्साइटेशन ऑफ द विस्रल स्मूथ मसल बाय द मसल स्ट्रेच। अच्छा, तो ये कौन सी मसल्स में होता है? अगेन ये यूनिटरी और विस्रल स्मूथ मसल्स में होगा। जब ये मसल आपके साथ सफिशिएंटली स्ट्रेच हो जाती हैं तो स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। सही है, और ये स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होती है ये दो बातों की वजह से होती है। एक ये नॉर्मल स्लो वेव्स पोटेंशियल की वजह से, और दूसरा जब भी आपके पास जो मसल जो है ना वो स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी नेगेटिविटी, ओवरऑल नेगेटिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से आपके पास जब मसल स्ट्रेच हो जाता है तो आपके पास स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो होगी। एंड जो जब भी आपके पास गट वॉल जो होती है ना वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, एक्सेसिवली स्ट्रेच हो जाए, तो इन दोनों as a result of the combination of the slow wave potential and the decrease in the overall negativity, they contract automatically and rhythmically. सही है, तो अभी तो हमने कहा कि यहाँ तक हमने कहा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल जो होती है वो यूनिटरी स्मूथ मसल में कैसे जनरेट होगी। अभी हम करेंगे कि मैंने कहा कि एक्शन पोटेंशियल जो होती है वो मल्टी यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल में कैसे आपके पास फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये वाया डीपोलराइजेशन होती है विदाउट एक्शन पोटेंशियल। एक ऐसे होती है, अभी आपको समझ आ जाएगी। The smooth muscle fiber of the multi-unit smooth muscle normally contract mainly in response to the nerve stimuli. सही है, जैसे हमने कहा कि हर एक मसल फाइबर को अपनी नर्व एंडिंग होती है, तो इस वजह से जो वहां पे जो स्मूथ मल्टी यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल में जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वो नर्व स्टिमुलाई के थ्रू जो है ना वो होगी। जो ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस दैट कॉजेस द डीपोलराइजेशन ऑफ द जो रिलीज होंगी, हमने कहा कि नर्व फाइबर्स क्या करेंगी, ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस रिलीज करेगी, और ये ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस जो है ना वो स्मूथ मसल फाइबर्स या स्मूथ मसल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेंगी, और इसी डीपोलराइजेशन के बाद जो है ना आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। हमने पहले भी कहा था कि एक्शन पोटेंशियल यूजुअली डू नॉट डेवलप इन दी स्मूथ मसल फाइबर मल्टी यूनिट type of smooth muscle fiber because they are too small to generate the action potential, and that's why even without an action potential the local depolarization, which is also known as the junctional potential, causes the contraction of the multi-unit type of the smooth muscle. सही है, ये बात याद रखें कि almost approximately half of the smooth muscle contraction is likely initiated by stimulatory factor that act directly on the smooth muscle contractile machinery. तो ये डायरेक्ट जो है ना कंट्रैक्टाइल मशीनरी पे एक्ट करेंगी विदाउट जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। सही है, अच्छा, तो जो दो टाइप ऑफ की नॉन नर्वस और नॉन एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, वो क्या है? एक है लोकल टिश्यू केमिकल फैक्टर्स और दूसरा आपके पास है वेरियस हार्मोन्स। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लोकल टिश्यू फैक्टर्स को, वो क्या है? सम ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रोल फैक्टर्स जो है ना होती हैं वो कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछ रहा है, जंक्शनल पोटेंशियल रिपीट करें। सही है सर, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन सेम फिनोमिना नहीं है? नहीं डीपोलराइज पहले जो है ना ये शीमागुल के क्वेश्चन पे आते हैं। सही है, तो
मैं आपके क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों को आपके आप जो है ना, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। शीमा गुल का आंसर है कि जंक्शनल पोटेंशियल रिपीट करें। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो स्मूथ मसल सेल्स होती है वो बहुत स्मॉल होती हैं एंड दे आर टू स्मॉल टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। सही है, तो जैसे हमने कहा कि ये स्मॉल होती है एक्शन पोटेंशियल, इसमें जनरेट नहीं होती, तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन होती कैसी है? तो वो सिंपल लोकल डिपोलराइजेशन के थ्रू होती है। सही है, और इस लोकल डिपोलराइजेशन को जंक्शनल पोटेंशियल कहते हैं। सही है, शीमा गुल समझ आ गई? दोबारा से बता दूं कि जो स्मूथ, हाँ बस सही है, जो स्मूथ मसल सेल्स में जो एक नर्व एंडिंग उसको उसको न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस वहां पे रिलीज करेंगी ना, तो वो ट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या करती है, इस मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स की डीपोलराइजेशन करती है, और इस लोकल डीपोलराइजेशन को क्या कहते हैं, जंक्शनल पोटेंशियल। और इस लोकल डीपोलराइजेशन की वजह से जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, कुलर एंड अजमल पूछ रही है कि एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन सेम फिनोमिना नहीं है क्या? हाँ, जो डीपोलराइजेशन होती है वो सिंपल दी चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉर्मली क्या होता है, सेल के अंदर जो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और आउटवर्ड जो है ना वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है तो इसको सिंपल को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन जब एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सही है, और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है मल्टी यूनिट टाइप में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? तो हमने कहा कि लोकल डिपोलराइजेशन के थ्रू ये जो है ना, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता। ठीक है, लोकल डिपोलराइजेशन की वजह से जो है ना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी समझ आ गई? कुर्रतुल ऐन अजमल, सही है। अच्छा, अभी हम आगे जाएंगे। सही है, अच्छा, तो जो लोकल टिश्यू फैक्टर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो क्या है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी आपके पास एक टिश्यू में लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई, क्योंकि ये एक लोकल फैक्टर है ना, कि एक टिश्यू में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये एक लोकल फैक्टर है। तो जो जहाँ पे ये लोकल टिश्यू में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वहाँ की स्मूथ मसल जो होती है वो रिलैक्स करेंगी और उसकी वेजोडाइलेशन होगी। इसकी एक फायदा ये है कि जब भी आपके पास ये ऑक्सीजन की लैक होगी तो वेजोडाइलेशन होगी, और जब वेजोडाइलेशन होगी तो ज्यादा ब्लड सप्लाई वहां जाएगी, और जब ज्यादा ब्लड सप्लाई वहां जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा वहां पे। इस वजह से जो है ना ये लोकल रिस्पॉन्सेस होती है। सही है, इसके बाद जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वहां पे भी आपके साथ वेजोडाइलेटेशन होगी। अगर इंक्रीज हाइड्रोजन आयन आएगी तो वहां भी आपके पास वेजोडाइलेटेशन होगी। एडेनोसिन, लैक्टिक एसिड, इंक्रीज पोटेशियम आयन या डिमिनिश कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, ये सब जब होंगी, या इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये सब क्या करेंगी, लोकल वेजोडाइलेटेशन करेंगी। सही है, जब भी आपके पास डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, मसल स्ट्रेच कम होगा, और जब मसल स्ट्रेच कम होगा तो क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है ना वो डायलेट होंगी। ये मैकेनिज्म्स आप जो है ना, जब भी आप रेस्पिरेटरी और रीनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो ये मैकेनिज्म आप जो है ना वो डिटेल से फिर पढ़ेंगे। सही है, सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, इट इज अ वेजोडाइलेटर। सही है, अभी यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि जब ऑक्सीजन की लेक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो ज्यादा होगा, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन होगी, एडिनोसिन या लैक्टिक एसिडोसिस या पोटेशियम आयन इंक्रीज होगी, डिमिनिश कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन होगी, ये सब चीजें जब होंगी तो वेजोडाइलेटेशन होगी। सही है, इसके साथ साथ जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो भी एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है। सही है, अभी जो डिफरेंट हार्मोन्स होती हैं उसका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। सही है, तो वो है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, एंजियोटेंसिन 2, एंडोथेलिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन and histamine. These are different type of hormones that have effects on the smooth muscle contraction. किसी के इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा होंगी, किसी के कम होगी। और जैसे हमने पहले कहा कि these hormone causes contraction of the smooth muscle membrane when the cell membrane contain hormone gated excitatory receptors.
सही है, ये बात उस पुरानी वाली है। पहले जैसे हमने पहले कहा कि अगर हार्मोन गेटेड एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होंगे और उसके साथ हार्मोन कंबाइन होगा या बाइंड होगा तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। कन्वर्सली अगर हार्मोन गेटेड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होगा और वहां पे हार्मोन जो है ना वो कंबाइन होगा तो वो क्या करेगा, वो इनहिबिशन करेगा। लास्टली जो हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास जो मैकेनिज्म्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो स्मूथ मसल की एक्साइटेशन और इनहिबिशन बाय हार्मोन्स और लोकल टिश्यू फैक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। सही है, फर्स्ट वन इज द एक्साइटेशन। अच्छा, जो हार्मोन्स या लोकल टिश्यू फैक्टर जो स्मूथ मसल में एक्साइटेशन या इनहिबिशन करेंगी ना, उसके मैकेनिज्म अब मैं बता रहा हूं। सही है, एक्साइटेशन के लिए कौन सी मैकेनिज्म है, इट इज सिंपल डीपोलराइजेशन विद जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चैनल्स होती हैं वो क्या है, सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल, दैट causes the positivity inside the cell to increase, that causes depolarization, and in turn depolarization causes the generation of the action potential. And the second one is the simple depolarization without action potential. The channel responsible for this is the calcium channels. सही है, यहाँ पे सिंपल एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट नहीं होगा, जैसे हमने मल्टी यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स में कहा कि सिंपल लोकल डिपोलराइजेशन हो जाती है और उस डिपोलराइजेशन के बाद जो है ना आपके पास क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और इस मैकेनिज्म के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल चैनल्स होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी आपके पास कैल्शियम चैनल्स, जो इनसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम को इंक्रीज करेंगी और फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी इनहिबिशन के लिए जो मैकेनिज्म्स है वो क्या है, तो वो है क्लोजर ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। तो जब आपके पास सोडियम एंड कैल्शियम चैनल बंद होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन इनसाइड ऑफ द सेल जो है ना वो नहीं आएंगे, और जब इनसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव आयन नहीं आएंगे तो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इन द सिमिलर फैशन अगर आपके पास पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन हो तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन जो है ना वो लीक करेंगी सेल के इनसाइड से, और इसी तरह पॉजिटिव आयन इनसाइड ऑफ द सेल कम होगा। सही है, और इन दोनों मैकेनिज्म में क्या होगा, इंक्रीज नेगेटिविटी इन द इनसाइड द सेल होगा, और उसको क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। सही है, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस सेकंड मैसेंजर सिस्टम। द सेकंड मैसेंजर सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे ना तो ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है ना ये आप वहां पे पढ़ेंगे। सही है, अभी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता दूंगा क्योंकि इसकी मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म्स की जो है ना इसके थ्रू जो है ना या एक्साइटेशन होगी या इनहिबिशन होगी। सही है, तो उसमें पहले नंबर पे जो आता है वो है IP3 mechanism are also called inositol triphosphate mechanism। सही है, ये जो है ना ये आपके पास क्या करती हैं, इसके लिए मैं आपको ब्रीफ सा बता दूंगा कि ये IP3 मैकेनिज्म होता क्या है। डिफरेंट हार्मोन जो है ना वो IP3 मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। इस मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि हार्मोन जो है ना वो इसकी रिसेप्टर्स होंगी आउट सेल मेम्ब्रेन पे, ये उस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। सही है, एंड वाया जी प्रोटीन ये एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज सी को, और वो फास्फोलाइपेज सी फिर क्या करता है, वो लाइब्रेशन ऑफ द डाइएसाइल ग्लाइसरॉल एंड द इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम द लिपिड पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सही है, और ये IP3 भी जो होता है वो फिर क्या करता है, वो कैल्शियम रिलीज करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस कैल्शियम की वजह से फिर एक्साइटेशन होती है। सही है, अभी सिंपली ये मैं बता दूं कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम कैन बी एक्साइटेटरी और कैन बी इनहिबिटरी। जो एक्साइटेटरी होता है वो IP3 मैकेनिज्म होता है। IP3 मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना ये एक्साइटेशन करती है, किस तरह कि ये कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती हैं, और जब कैल्शियम रिलीज करेंगी तो इनसाइड द सेल कैल्शियम इंक्रीज होगा, और उस इंक्रीज कैल्शियम के थ्रू जो है ना फिर क्या होगी, एक्साइटेशन होगी।
in the similar fashion, cyclic AMP or cyclic GMP mechanism cause inhibition of the smooth muscle. सही है? वो किस तरह करते हैं, ये भी एक जो है ना प्रोलॉन्ग फेनोमेनन होती है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि इस मैकेनिज्म में डिफरेंट चेंजेस इन द डिग्री ऑफ फास्फोराइलेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स होती है जो इनडायरेक्टली इनहिबिट करती है कॉन्ट्रैक्शन को. सही है? ये बात याद रखें कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये इनहिबिशन वाले में, ये साइक्लिक जीएमपी या साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, जो चैनल्स होती हैं या जो पंप्स होती हैं जो इनसाइड ऑफ द सेल जो है ना कैल्शियम को डिक्रीज करती है, उसकी एक्टिवेशन ये करता है. सही है? दोबारा से बता देता हूं कि आईपी3 मैकेनिज्म में एक्साइटेशन होती है क्योंकि वहां पे कैल्शियम रिलीज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो इनसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम इंक्रीज होगा तो वो एक्साइटेशन करेगा. और साइक्लिक जीएमपी में इनसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम डिक्रीज होता है. सही है? कैल्शियम क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो जब कैल्शियम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इनहिबिशन होगा. सही है? और ये कैल्शियम डिक्रीज कैसे होता है? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम चैनल्स होती हैं, सही है, कैल्शियम पंप्स होती है, वो साइटोप्लाज्म से जो है ना कैल्शियम को, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो साइटोप्लाज्म से जो कैल्शियम जो है ना वो इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला जाता है. एक इस वजह से कैल्शियम कम होता है. दूसरा, जो सेल मेम्ब्रेन में आपके पास कैल्शियम पंप होते हैं उसके थ्रू भी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके थ्रू जो कैल्शियम जो है ना वो इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड चला जाता है. तो इस दोनों के साथ क्या हो जाता है? इनसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम डिक्रीज होता है और इनहिबिशन हो जाती है. तो it is the end of our lecture, and stay home, stay safe, and now we will come to the questions. If there is any question or worry